हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ये कि विषय यूपी टेट की हिंदी के बारे में, जो कि टीचरी में आने की संभावना है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो अभी होने वाला यूपी टेट का, तो अपने गठन से क्रियात्मक अनुकरणात्मक होती है। तो ये है गड़बड़ और ऊट पटांग, आंगड़, अंड बंड, खटपट, किलकारी, ये ध्वन्यात्मक हैं। और जो विदेशी शब्द है, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्दों में से कुछ शब्दों का ज्यों का त्यों अपना लिया गया, जबकि कुछ शब्दों में हिंदी ने अपने उच्चारण के अनुरूप या उपभ्रंश के रूप में डाल दिया है। शब्द को हिंदी ने अपने उच्चारण के अनुरूप या उपभ्रंश के रूप में ढाल लिया। कुछ महत्वपूर्ण विदेशी शब्द हैं, जैसे अरबी का अदालत, जलेबी, अदालत, अकल, ईमान, एहसान, औरत, औसत, कमाल, अलेवी, दलाल, युवा, कर्त, किस्मत, किताब, कुर्मी, कुर्सी, जुलूस, जलसा, जहाज, तकिया, मदुराई, दिमाग, दुनिया, नहर, नकल, माफिया, मौसम, मुहावरा, बहस, शराब, हलवाई, हिम्मत, हाइजा, गरीब, मल्ला, हजम, लफन, माल, नाल, हौसला, हमला, हरम, हरामी, वकील। फ्रेंड्स, ये हैं कुछ अरबी शब्द। और अब हम बात करते हैं कुछ तुर्की के। और जैसे तुर्की के शब्द हैं उर्दू, कैंची, कुर्ता, चाकू, कुली, ताश, तोप, दरोगा, बावर्ची, बेगम, चम्मच, बीवी, चेचक, बारूद, बहादुर, लफंगा, लाश, सराय, सुरगा, सुराग, कालीन, सौगात, आगा और आका। और फ्रेंड तीसरे हैं जो वो फ़ारसी शब्द आते हैं, जैसे कि आवारा, आफत, आवाज़, उम्मीद, गरम, किसमिस, दुकान, गुलाब, चादर, चालाक, चश्मा, चेहरा, पारा, पैमाना, जहर, जिंदगी, जादू, तमाशा, तंजा, बहरा, पलक, दंगल, दरबार, पर्दा, बारिश, बीमार, पलंग, मुफ्त, बुखार, बर्फी, मलाई, मजा, मकान, नाव, मजदूर, लेकिन, शादी, सियार, सरदार, दिल, समोसा, सरकार, बहरा, हनार, सापिस, दवा। ये हैं फ्रेंड्स आपके इत्यादि, ये हैं फ़ारसी के शब्द। और आप बात करते हैं पुर्तगाली के। गमला, बम्बा, अलकतरा, काजू, लवादा, संतरा, अनानास, बाल्टी, तंबाकू, गोदाम, स्त्री यानी कि आयरन जिसे बोलते हैं, और मिस्त्री, अलमारी, आया, तौलिया, कर्नल, आलपिन, फीता, कमीज, परात, काफ़ी, पपीता, चाबी, कनस्टर, पिस्तौल, गोभी, पावरोटी, नीलम, कमरा, मेज, बोतल। ये इत्यादि शब्द हैं पुर्तगाली के। अब हम बात करते हैं फ्रेंच शब्दों के बारे में। जो अब आपके हैं फ्रेंच शब्द हैं अंग्रेजी, कारतूस, कूपन, कर्फ्यू, बिगुल, लाभ, एडवोकेट, जज, गेम। चीनी शब्द हैं चाय, लीची, चीकू, ये सब है चीनी शब्द। और जो डच शब्द हैं वो हैं तुरुप। जापानी शब्द हैं रिक्शा, जम्पान, सायोनारा। सायोनारा का मतलब होता है गुड बॉय, गुड बाय जिसे कहते हैं, यानी अलविदा हिंदी में। सुजगी। रूसी शब्द है रूबल, जार, स्पुतनिक, वोदका, सोवियत और एंद्रई, स्लावियांसक। और ये सब रूसी शब्द हैं। अंग्रेजी शब्द हैं अपील, पेंसिल, मलेरिया, गैस, माचिस, कॉलर, स्वेटर, बिस्कुट, लारी, टिकट, जंपर, मोहर, काउंसिल, ब्रेक, बैटरी, साइकिल, इंजन, कमीशन, इंटर, जज, ट्यूशन, कैंप, क्रिकेट, गजट, डायरी, कॉलेज, ड्राइवर, नोटिस, पार्सल, पाउडर, पेट्रोल, हॉर्निया। तो ये सभी आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो अंग्रेजी के शब्द हैं इन्हें ज्यों करते हुए हिंदी में अपना लिया गया। और रूढ़ शब्द होते हैं जिन शब्दों के सार्थक खंड में ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे नाक, कान, दिन पर, घोड़ा इत्यादि। रूढ़ शब्दों को खंड करने पर अपरिहन हो जाते हैं, अर्थहीन हो जाते हैं। मतलब कि यौगिक शब्द वे ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते यौगिक कहलाते हैं, जैसे राजपूत, राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, मंत्री पुत्र तो मंत्री का पुत्र हुआ,
विद्यालय, विद्याकालय, और इसी तरीके के महाविद्यालय, तो महान विद्याओं का घर, और इसी तरीके से ही काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं। विज्ञान, सुव्यवस्थित ज्ञान। और इसमें यौगिक ये शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से। तो ये योग रूढ़ शब्द की बात करते हैं, ये तो आप लोगों को आता ही होगा, नहीं तो मैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ यानी विशेष अर्थ हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक होते हुए ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं, अर्थात ये सामान्य अर्थ करना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे कि जलज, पंकज, लंबोदर, दशानन, निष्कंठ, गिरधारी, लाल फीता शाही, दशरथ, हनुमान आदि। इसमें जो लंबोदर के कई प्रकार भी होते हैं, जैसे लंबोदर एक तो जो काफ़ी मोटा पीठ है जिसका, यानी गणेश जी हैं। और दशानन, 10 आनंद मतलब 10 सिरों वाला जो दशानन है वो है रावण। संकर शब्द की 2 भाषाओं के तत्वों के मेल से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं, जैसे फैशन परस्त, फैशन प्लस परस्त, और फिर है अंग्रेजी प्लस फारसी। तो ऐसे ही शब्द बनते हैं, इसमें संकर शब्द कहलाते हैं। पानेदारी नहीं थानेदारी, हिंदी प्लस फारसी। प्रदानशीन, अरबी प्लस फारसी है। मोटर गाड़ी, अंग्रेजी प्लस देशज शब्द है इसमें। लाज शर्म, हिंदी प्लस फारसी है। बदय जमी, फारसी प्लस अरबी। तो ये ऐसे शब्द हैं जो इन पे 2 वो मिल के बने होते हैं। संज्ञा अब बात करते हैं हम लोग कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जिससे उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों का विशेष रूप से क्रिया के साथ जमा जाए उसे कारक कहते हैं। अब हम आपको शॉर्ट ट्रिक में बताते हैं, जैसे कि जो कारक होते हैं इसमें संज्ञा या सर्वनाम को उसके संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों को विशेष रूप से क्रिया के साथ जमा किया जाए तो उसे कारक कहते हैं। ये आपको एग्जाम्पल से जब बताएंगे तो आ जाएगा आपको अच्छे से। हिंदी में 8 कारक होते हैं। कारक के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियाँ कहते हैं। कुछ लोग विभक्ति को प्रसर्ग भी लिखते हैं। हिंदी कारकों की विभक्तियों के चिन्ह इस प्रकार है, जैसे विभक्ति चिन्ह या प्रसर्ग। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में से संबंध पे, काकी के रारी रे, अधिकरण में पर संबोधन हे मेरे। तो जैसे कि और अब बात करते हैं हम लोग कर्ता कारक। कर्ता अर्थात करने वाला शब्द को जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कहते। कर्ता कारक की विभक्ति ने है। सुधा ने मेज लिया, कर्ता कारक। इसमें श्याम ने मिठाई खाई, तो इसमें ने। और राम ने पिस्टल चलाई, तो इसमें भी कर्ता कारक। और इसमें कर्म कारक में जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति होती है को। आचार्य ने शिष्य को पढ़ाया, तो इसमें कर्म कारक है क्योंकि इसमें में कर्ता काम कर रहा है। कभी कभी वाक्य में को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसलिए नियम का प्रयोग करते हैं। प्रायः चेतन या जीवधारी पदार्थों के साथ को चिन्ह का प्रयोग करते हैं और अद्यतन या निर्जीव के साथ इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ये याद रखिएगा आप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कर्ता कारक है, नहीं सॉरी कर्म कारक है, इसका प्रयोग आप उसी में कर सकते हैं, जीवधारी पदार्थों या फिर चेतन चीज़ों में कर सकते हैं, जड़ चीज़ों में आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। मोहन ने समाचार पत्र को पढ़ा, तो ये अशुद्ध वाक्य। मोहन ने समाचार पत्र पढ़ा, तो ये शुद्ध वाक्य, वो अशुद्ध था। अब बात करते हैं करण कारक। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से द्वारा होती है। कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो इसमें करण कारक है। महिमा पेन से पत्र लिखती है, तो इसमें भी करण कारक है। अब बात करते हैं संप्रदान। कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ किया जाता है अथवा दिया जाए तो उसे कारक कहते हैं। हरि मोहन को रुपए देता है, जिसमें संप्रदान कारक है। अपदान कारक जिस संता को अलग होने का भाव प्रकट
जिस संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है। वृक्ष से पत्ते गिरे, यह अपादान कारक है। रचना पूनम से अच्छी है, तुलना का बोध होता है, भय का बोध होता है, शीला मोहन से ले जाती। अब बात करते हैं संबंध कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से परस्पर संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति का, की, के, रा, री, रे है। और अधिकरण कारक संता को जिस रूप से क्रिया के होने या आधार का स्थान पता चले उसे अधिकरण कहते हैं। इसकी विभक्ति में पर है। और अब बात करते हैं संबंध कारक की। अब बात करते हैं संबोधन कारक की। जिस शब्द से किसी को पुकारने या संबोधन देने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति कोई नहीं होती है। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, रे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे राम तेरी लीला अपरंपार है, तो इसमें संबोधन कारक है। अब आते हैं लिंग के। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री आदि का बोध उसे लिंग कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। लिंग की संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि शब्दों को जाति का बोध होता है। इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग यह तो सब आपको आते ही होंगे। स्त्रीलिंग की पहचान के नियम जैसे सिलाई, भलाई, आई, आहट, या, हा आदि आए तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्री जाति का बोधक संज्ञाएं सदैव स्त्रीलिंग में होती हैं, जैसे कि रमा, गंगा, माता, चाची। छोटे आकार वाले कोमल पदार्थ प्राय स्त्रीलिंग में पाए जाते हैं। ये उसका दूसरा नियम है। रस्सी, पहाड़ी, झोपड़ी इत्यादि। कुछ समूहवाची शब्द प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे रमा, मंडली, कंपनी आदि। आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, रमा, ममता आदि। और जो इकारांत शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे तिथि, आनी, रीति। अपवाद में कवि, रवि, कृषि आदि पुल्लिंग है। ईकारांत शब्द में प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, रोटी, पक, नदी बह रही है। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए पदार्थों को जोड़ा, जिन प्रत्ययों को एक मूल शब्द में जोड़ा जाता है, तो उसमें ई, इनी, इनी, इन, भी, नी, आनी, इया, आयन, ये सब कुछ है। जिन शब्दों अब हम बात करते हैं पुल्लिंग की। जिन शब्दों के अंत में आ, आव, पन, ला, ना, वा, का के प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे लोहा, मोटा, दुराव, ध्यान, बचपन, अपनापन, यौवन, हवन, वाहक, पाहक, नामक, नरत्व, देवत्व, दिप्सवा, बुलावा आदि होते हैं। जैसे पर्वत, समुद्र। अब बात करते हैं इसके दिनों के वार, मास, महीना या पृथ्वी को छोड़कर, वृक्ष में इमली को छोड़कर, अनाज, अरहर, मूंग, ज्वार को छोड़कर, वर्णमाला ई, बड़ी ई, वा को छोड़कर तथा द्रौपदा, चाय, चटनी, चांदी को छोड़कर पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब हम बात करते हैं संधि के। दो वर्णों के मेल से होने वाली विकार को संधि कहते हैं। संधि संस्कृत का शब्द है। संधि के मेल को समझकर वर्णों को अलग करते हुए पदों को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। तो जो संधि विच्छेद है, संधि के भेद होते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि होती है स्वर के बाद स्वर, अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे या वह स्वर संधि कहलाता है। ये 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ स्वर, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इसमें छोटा, बड़ा ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, ये सभी स्वर संधियाँ हैं। दीर्घ स्वर संधि, यदि आ, बड़ा, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद समान
समान वर्ण आए या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ ई री हो जाते हैं। जैसे अन्न प्लस अभाव तो इसके अन्नाभाव, स्वर स्व प्लस अर्थी तो इसका हो जाएगा स्वार्थी, और धर्म प्लस आरती तो इसमें धर्मार्थी। विद्या प्लस आलय विद्यालय, और इसमें गिरी प्लस इंद्र तो इसका हो जाएगा गिरेंद्र, और फिर रवि प्लस इंद्र तो इसमें हो जाएगा रविंद्र। और इसमें गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? इसको आदि गुण भी कहते हैं। यदि आ बड़ा आ के बाद ई उ ई